का समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वर गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम जय मुनिवर श्री अड़ा सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, नेमावर में गुरु मिलन के उपरांत भोपाल के 1.5 माह प्रवास के अंतर्गत ऐतिहासिक धर्म प्रभावना करते हुए पूज्य गुरुदेव का आज मंगलमय प्रवेश भोपाल से 15 किलोमीटर दूर आज सायंकालीन यहाँ हुआ है सुखी सेवनिया ग्राम में, जहां बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ पूज्य गुरुदेव का यहाँ प्रवेश कराया गया। लोगों की उत्साह और उमंग की हम जितनी प्रशंसा करें वो बहुत कम है। और यह गुरुदेव का जो प्रवास चल रहा है बिहार, यहाँ से विदिशा की ओर है। और अब आगे देखिए कहाँ कहाँ किनके सौभाग्य का रंग उभरता है और किनको सौभाग्य मिलता है। लेकिन हम तो सुखी सुवानिया के सुखी सेवनिया के सौभाग्य की जरूर सराहना के लिए तालियों के अनुमोदन आपसे चाहते हैं। और आज की शंका समाधान का कार्यक्रम इसी सुखी सेवनिया के प्रांगण में आयोजित है। आज यहाँ के शंका समाधान में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे हैं, उन सबों का मैं सुखी सेवनिया समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव की मंगल में आशीर्वाद से हम लोग अपने आप को सिद्ध करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ये सुखी सेवनिया समाज के मंत्री श्री मुकेश जी जैन डब्बू। और उसके बाद तैयार रहेंगे भोपाल के प्रसिद्ध सर्राफ परिवार सपन विकास और अनुभव सर्राफ, जो हमारे अनुभव जी गुरायतन के राष्ट्रीय प्रचारक मंत्री भी हैं और पूरे इस भोपाल प्रवास में अपने बड़ी उल्लेखनीय योगदान दिया है, सेवा किया है। आप तैयार रहेंगे। चलिए श्री मुकेश जैन डब्बू, मंत्री सुखी सेवनिया समाज। पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत्सत बंदन, मुनि संघ के चरणों में सत्सत बंदन। महाराज श्री, मैं यहाँ 30 साल से जुड़ा हूँ। एक बार आप पहले यहाँ आ चुके हैं, मंदिर की स्थिति भी देखी। मेरा प्रश्न वास्तु के बारे में है कि जिस समय 91 में यहाँ गजरत हुए और श्री जी आदिनाथ भगवान यही थे, लेकिन उनकी कृपा हम पे नहीं बरस रही थी, क्योंकि बताया गया कि उनका मुख जो है आग्नेय कोण में हो गया था। गलती से प्रतिष्ठाचारी हो या आचार्य श्री जिनकी भी गलती से, और दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ा कि मंदिर में अगर वेदी पर दरार पड़ जाती थी वो भी हम लोग नहीं सुधर पा रहे थे। ऐसी स्थितियां पड़ गई थी। उसके बाद जब से हमको ये ज्ञान हुआ कि इसमें वास्तु दोष है, और जब से भगवान नए मंदिर में विराजमान हुए हैं और अब पूरी पूर्व दिशा है, तो हमारा काम निरंतर चल रहा है। तो इस बारे में मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूं महाराज गुरु जी कि वास्तु का क्या इतना प्रभाव पड़ता है? भैया दिख रहा है तो मैं कैसे न कर सकूं? तुम खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हो, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। देखिए, वास्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात भी गलत है, और वास्तु ही सब कुछ है, ये बात भी गलत है। मैं इस बात पर अनेक बार, इस विषय पर अनेक बार प्रकाश डाल चुका हूँ। आगे श्री सपन विकास अनुभव सर्राफ परिवार भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नूतन संजीव मिनल लोहाड़िया परिवार इंदौर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु सर्राफ परिवार की पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है, परस्पर संबंधों में संबंधहीनता की स्थिति आ जाने पर पुनः संवाद कायम किस प्रकार किया जा सकता है ताकि स्वयं के अहंकार को ठेस भी ना पहुंचे और भ्रम का निवारण भी संवादों की स्थिति में हो जाए? परस्पर संबंधों में संवादहीनता होने पर संवाद को किस तरह से कायम करें कि अहंकार को ठेस भी न पहुंचे और निवारण के लिए संवाद भी स्थापित हो जाए, और भ्रम निवारण के लिए संवाद भी स्थापित हो। सबसे पहले
ये बताएं कि संवादहीनता की जड़ क्या है? अहंकार ही तो है। जब तक अहंकार को पुष्ट करोगे मधुर संवाद स्थापित नहीं होंगे। अहंकार को पुष्ट करने से भी संवाद टूटते हैं और अहंकार को चोट पहुंचाने पर भी संवाद टूटते हैं। हमें चाहिए कि हम अहंकार को विसर्जित कर आत्मीयता को बढ़ावा दें। जब हमारे अंदर आत्मीयता होती है तो कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, संवाद कायम रहता है। यदि किसी वजह से किसी के अंदर कोई भ्रम उत्पन्न हो गया है और उस वजह से आपसी संवाद टूट रहे हैं, तो हमें अपने अहम को गौण करके संबंधों को प्रमुखता देना चाहिए और थोड़ी देर के लिए खुद छोटा बन करके भी पुनः संवाद प्रारंभ कर देना चाहिए, तो काम बन सकता है। एक बार ऐसा हुआ, पत्नी किसी वजह से रूठ गई। बहुतों की रूठती है। सब अपने अपने अनुभव की बात है। सामने वाले को पता नहीं था। उसकी वजह केवल ये थी कि पति ज्यादा धार्मिक क्रियाओं में इन्वॉल्व था, वो पत्नी को टाइम दे नहीं पाता था। कुछ दिन से उसकी पत्नी खिंची खिंची सी थी। मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी मुझसे इस वजह से रूठी है। जैसे उसे इस बात का पता चला, वो सीधे अपनी धर्मपत्नी के पास गया, दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा याचना की कि माफ करो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था। हंसने की बात नहीं है, यथार्थ है। सामंजस्य बिठाने के लिए इतना करना ही होगा। जो बात उसने की और आप अगर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें अपना ले तो देखिए जीवन का क्या मजा है। उसने धर्मपत्नी से क्षमा याचना की कि मुझे माफ करो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना था, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था, मैं ख्याल नहीं रख पाया। क्योंकि तुम जानती हो मेरी धार्मिक रुचि ज़्यादा है, अब महाराज के आने के कारण मैं उधर ढल गया। मुझे कोशिश करनी चाहिए थी कि मैं तुम्हें भी ले जाता, पर मैं इतना व्यवस्थाओं में उलझ गया कि तुम्हारा भी ख्याल नहीं रखा। ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। मालूम सामने वालों की आंखों से पानी आने लगा, अश्रु की धार। बोले आप धार्मिक कार्यों में ज़्यादा आगे हैं, इसका मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का है, कभी आप मुझे भी तो कह सकते थे कि तुम भी चलो। कभी आप मुझे भी तो कह सकते थे कि तुम भी चलो। बंधुओं, संवाद को कायम रखने के लिए आंतरिक जुड़ाव जरूरी है, प्रेम जरूरी है। स्नेह और सौजन्य से ही संवाद स्थिर होते हैं। हमें कभी भी किसी के प्रति मनमुटाव हो तो उसकी कमी देखने की जगह खुद की कमी देखने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अहंकार की ऐसी दुर्बलता है कि वो हमेशा सामने वाले की कमी गिनाता है, खुद की कमी देखने की कोशिश नहीं करने देता और आरोप की भाषा जड़ता है। तुमने ऐसा करा दिया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम गलत मैं सही। थोड़ा सा इसे पलट दो, तुम सही मैं गलत, खेल पलट जाएगा, मामला ही बदल जाएगा। यदि ऐसा करो तो शायद सब ठीक हो जाएगा। अनुसरण करूंगा गुरुवर, पक्का। बिल्कुल, चलो। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती नूतन संजीव मीनन लोहारिया इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संजीव जैन, डॉक्टर तीर्थी जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन शाहपुरा भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न ये है, अध्यात्म कहता है बंधन विभाव है और स्वतंत्र स्वभाव है, अतः स्वतंत्र रहो। और व्यवहार कहता है संयम से बोलो भैया। हाँ, अध्यात्म कहता है
बंधन भी भाव है और स्वतंत्र स्वभाव है। क्या फिर से? बंधन विभाव और स्वतंत्रता स्वभाव। हाँ बोलो। अतः स्वतंत्र रहो। हाँ। और व्यवहार कहता है संयम नियम से बनकर रहो। दोनों परस्पर विरोध से प्रतीत होते हैं। गुरुदेव कृपया समाधान करें। बिल्कुल ठीक है, कहीं विरोध नहीं है, विरोध हमारी समझ में है। जो अध्यात्म कहता है वो भी ठीक है और जो व्यवहार कहता है वो भी ठीक है। ये बात सही है कि वस्तु स्वतंत्र है, इसमें कोई संशय नहीं। वस्तु की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का संशय रंच मात्र नहीं है, लेकिन उस वस्तु की स्वतंत्रता को उद्घाटित करने के लिए हमें थोड़ा बंधन भी अपनाना पड़ेगा। आपने पेड़ को देखा है ना, पेड़ बड़ा होता है तो धूप, गर्मी, बरसात, आंधी, पानी सब की बाधाओं को वह स्वयं झेलने में समर्थ होता है, झेलता है, होता है। लेकिन जब उस पेड़ को लगाया जाता है तो प्रारंभिक दौर में उसके चारों तरफ एक ट्री गार्ड लगाया जाता है। किस लिए? पेड़ को बांधने के लिए या पेड़ को सुरक्षित बढ़ने के लिए? बोलो, माइक है ना तुम्हारे पास? सुरक्षित बढ़ने के लिए। अगर वो ट्री गार्ड हटा दिया जाए तो क्या पेड़ सुरक्षित बढ़ पाएगा? फिर स्वतंत्रता पूर्वक आंधी, पानी और बरसात को झेल पाएगा? बस व्यवहार की यही भूमिका है, समझ गए? उसे उसी हद तक अपनाओ और जीवन को आगे बढ़ाओ। डॉक्टर संजीव जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन शाहपुरा भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगी प्रिया पाटनी, रामगढ़ झारखंड। मंचासीन दोनों गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार से तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि पारिवारिक दायित्व, सामाजिक जिम्मेदारियां और पूजन आदि धार्मिक क्रियाएं तथा वैयावृत्ति सेवा, इन सभी में हमें जीवन में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? पारिवारिक दायित्व, सामाजिक कर्तव्य, धार्मिक क्रियाएं और वैयावृत्ति सेवाएं, हाँ, इनमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, ये सब की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। अगर आप मुझसे कहो कि किसे प्रमुखता दें, तो मैं कहूँगा जो सामने आ जाए उसे प्रमुखता दें। ठीक है? इसमें एक चीज आप शायद छोड़ दिए, व्यापारिक जिम्मेदारी, प्रोफेशनल जिम्मेदारी छूट गया शायद। हाँ, ये भी होना चाहिए ना, जब जोड़ो तो पूरा ही जोड़ दो। सबके प्रति एक सामान्य व्यक्ति को जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हमें करना ही चाहिए। और अपने प्रोफेशन को और परिवार को इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए कि हम धार्मिक क्रियाओं के लिए समय निकाल सकें। उसे हमें अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखना चाहिए कि दिन की शुरुआत में प्रभु स्मरण से करूं, अपनी धार्मिक क्रियाओं के साथ करूं। ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए रोजमर्रा की, कि मैं अपने दिनचर्या की शुरुआत ऐसे ही करूंगा। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर है, ब्राह्मण है, वो सुबह से 1.5 घंटा अपने घर में पूजन करते हैं। उस 1.5 घंटे की अवधि में अगर पूजा के कक्ष में प्रवेश कर गए तो कोई कितना भी अर्जेंट केस आ जाए वो देखते नहीं, सबको उनको बोला हुआ ये समय मेरे लिए है। उसके बाद दिन भर मैं जनता की सेवा में हूँ और उनका कहना है कि ये 1.5 घंटा मैं प्रभु की सेवा करता हूँ तो दिन भर लोगों की सेवा में समर्थ बन पाता हूँ। ये दृष्टिकोण है। अब कई लोग हैं पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन जब कोई व्यापारिक व्यस्तता आ जाए तो सबसे पहले धार्मिक क्रियाओं में कटौती करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, घर से आप मंदिर के लिए भगवान के शांति धारा अभिषेक पूजन के लिए निकलें और रास्ते में एक ऐसा आदमी दिख जाए जो 6 महीने से पेमेंट रोक रखा है, क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? है ना? उसके पीछे भागोगे कि भगवान के कलश के? बस ये सोच बदलनी चाहिए। मेरी जो धार्मिक क्रिया है वो मेरी प्राथमिकता में होनी ही चाहिए। और इसके साथ ये नित्य के क्रम को आप दिनचर्या में ऐसी व्यवस्था बना लें।
अतिरिक्त क्रियाओं में आप व्यापार को प्रमुखता दे सकते हैं, लेकिन नित्य की क्रियाओं में कटौती नहीं होनी चाहिए। स्वयं के लिए आप अपने सेहत के प्रति जागरूक रहिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हेल्थ कॉन्शियस रखिए। परिवार के प्रति आप जागरूक रहिए, वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रोफेशन बाद में, परिवार पहले। व्यापार कीजिए तो व्यापार का अपना समय होना चाहिए। घर में व्यापार नहीं, व्यापार में घर नहीं। लेकिन जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो उसका समय सुनिश्चित होना चाहिए, उस काल में केवल वही होना चाहिए। इसी प्रकार घर परिवार में सेवा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आजकल इसका अभाव हो गया है। पहले घर में किसी को हल्की सी खांसी चलती थी तो बाजू वाला तुरंत उसकी पीठ सहलाने लगता था। अब आदमी खांस खांस के बेहाल हो रहा है, बेटा या बहू है तो खड़े खड़े कहेगा कैसी तबीयत है, चलो डॉक्टर को दिखा लो। आत्मीयता समाप्त हो रही कि नहीं? संवेदना खत्म हो रही है। क्यों? संस्कार नष्ट हो रहे हैं। पहले घर में बड़ों की सेवा करने की प्रणाली चलती थी, प्रक्रिया चलती थी, प्रवृत्ति थी, अब कोई नहीं। तो मैं तो आप सबसे कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना शुरू करे, तभी तुम्हारी संतान सेवा कर पाएंगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका बेटा आज 54 साल का हो गया। एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज मेरा बेटा जब तक रोज मेरे पैर को साफ करके पैर में एक मोनोड्रम क्रीम होती नहीं लगा लेता तब तक सोता नहीं है। अगर लेट आया 11 बजे भी आए तो मेरी इतनी सेवा करके करता है, और महाराज उसका फल मैं देख रहा हूँ कि यही काम उसका बेटा उसके साथ करता है। ये परंपरा है। आप जो देखेगा बच्चा वही करेगा। पर कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर के बुजुर्ग या बीमार व्यक्तियों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं। आज ज़्यादा हो गया तो नर्स लगा देते हैं, खत्म, कर्तव्यों की तीसरी। तो ये प्रवृत्तियां ठीक नहीं। इन्हें हमें दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए और प्रमुख कर्तव्य मानकर पूरा करना चाहिए। ओम। हाँ, नमोस्तु। प्रिया पाटनी, रामगढ़, झारखंड, ग्वांटन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री योगेश वंदना, देखो पीछे, अध्यक्ष मध्य भारत संविभाग गुणायतन। भावना योग प्रणेता, बड़ी बड़ी शंकाओं का चुटकियों में समाधान करने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। समस्त रामगढ़ जैन समाज की तरफ से नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। अरे सागर जी महाराज की भी जय हो, जय हो, जय हो। महर्षि, मेरा प्रश्न है उन छोटी छोटी बच्चियों से जो 14-15 साल की होती हैं और प्रतिभा स्थली जैसे संस्थानों से हम उसे पढ़ाते हैं, और वो इतनी सरल होती हैं मन की और इतनी पवित्र होती हैं, और फिर उनको कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने भविष्य निर्माण को कैसे करें? इन माता पिता का उसमें हम लोगों का कैसे उसमें योगदान हो, और वो सही मित्र को भी चयन करें ऐसा। तो इसलिए देखिए मेरा मानना यह है कि जो बच्चियां प्रतिभा स्थली में अच्छे से पढ़ लेती हैं वो इतनी परिपक्व हो जाती है, इतनी निखर करके जाती है कि उससे ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपना जीवन अच्छे से बना सकती है। अनेक बच्चियां हैं। आपकी बेटी भी प्रतिभा स्थली में पढ़ रही और अभी उच्च शिक्षा के लिए बाहर गई है। मैं उससे जब बात करता हूँ तो देखता हूँ कि एकदम तपी तपाई है, कुछ कहने की बात नहीं है। बच्चों पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए, ज़्यादा संशय नहीं, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही नज़र रखनी चाहिए कि यदि कहीं से कोई किसी प्रकार का उनको फ्रस्ट्रेशन है और कोई बात है तो हम आत्मीय संवाद स्थापित करके उन्हें प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें तो आगे बढ़ सकते हैं। उन पर शक करना भी उचित नहीं है और उन्हें पूरी तरह उनके हाल पर छोड़ देना भी उचित नहीं है। दोनों के मध्य हमें बीच का रास्ता निकाल करके अपना काम
करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। श्री योगेश वंदना, अध्यक्ष मध्य भारत सभा गुणायतन। और फिर तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जी जैन एंड उनकी सुपुत्री प्रिया जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भोपाल का आपका इतना अभूतपूर्व सफल, हम लोगों ने एक गुणायतन का अधिवेशन किया, उसके उपरांत सफलतम विधान किया, और भावना योग की तो आपने भोपाल को राजधानी घोषित करने का प्लान भी बनाया महाराज जी। विधान के पंकज सुपाड़ी जी और रवींद्र वंदना जी, पापा श्री नरेंद्र वंदना जी अवेलेबल हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका एक आपके माध्यम से एक भोपाल के लोगों को एक क्या आपका भविष्य को लेके एक जो आप चाहते हैं कि उस तरीके से वो तैयार रहें, और आपको ये 40-50 दिन कैसा अनुभव रहा वो हम आपके मुखारबिन से सोचना चाहते हैं। भोपाल के आपकी लोगों क्या के- घोषणा नहीं हो पाई महाराज जी कि आपका बिहार होना है, तो जिस ढंग से होना चाहिए था, डॉक्टर नरेंद्र भी सहमत थे कि सुनो, बहुत सुनो। अच्छे से विदाई हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन हो नहीं माने पाया महाराज अच्छे जी। से विदाई करना था आपको। माने ये तो हो गया कि भोपाल वाले मेरी विदाई के लिए तुले हुए थे। नहीं महाराज जी, आपने ही घोषणा की थी, तो हम हाँ? लोग आपने घोषणा की थी कि जब जाना तो है ही, तो हम रोक तो सकते नहीं है। हाँ। लेकिन अब एक और मौका मिल जाता देखो, तो फिर हम जिस दिन आए जैसी थे, आगवानी हुई थी उससे ओ सुनो, हमने तो जिस दिन आए थे उसी दिन कह दिए थे कि ये गाड़ी तो जाने वाली है, ये बीच के स्टेशन है, तकनीकी कारणों से रुकते हैं। ये भोपाल वालों का भाग्य है कि हम 15 दिन का सोच के आए थे, 1.5 महीने का लाभ आप लोगों ने लिया। 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया, 46-47 दिन हो गए। ये आप सबका पुण्य है। और बेशक आज आप लोगों को उम्मीद नहीं होगी कि आज निकलेंगे, पर निकलना तो था ही। ये दिन कभी भी आ गया, और अच्छा है कि आपको पहले से पता नहीं है। पहले से पता होता तो मुझे मालूम है क्या होता। देखो अभी रोने लगे तो बाद में क्या होता। तो ये तो एक दिन होना ही है। आपने पूछा है कि आपका अनुभव क्या है और भोपाल के भविष्य के लिए आपकी क्या दृष्टि है। देखिए, अनुभव भोपाल का बड़ा अच्छा है। 20 साल पहले भी जब भोपाल आए थे तो यहाँ की भावनाओं का ज्वार देखा था, और इस बार भोपाल आए हैं तो भावनाओं की सुनामी देखी है। अनुभव इतना है, बहुत अंतर आया है। और मैं यही अपेक्षा रखूँगा कि ये भावनाएं निरंतर बनी रहे और अपने आप को देव शास्त्र गुरु के साथ जोड़कर आगे बढ़ाते रहे। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता जी, एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। अभी अपनी मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक समाज की बच्ची थी, भोपाल का ही किस्सा है, इतना जरूर बताऊंगा आपको महाराज जी। 4 मुस्लिम लड़के उसको घुमाने के लिए बोले आज हमारा चक्कर ने हम ले जाएंगे, और वो केस इतना बड़ा कि उसकी FIR हुई और कोर्ट में जाकर उस पर सुनवाई हुई। तो 2 जो सक्षम लोग थे मुस्लिम, उन्होंने तो अपनी बेटी को छुड़वा लिया महाराज जी, और 2 जो अंदर हो गए, वो फिर लड़की ने दूसरे दिन जाकर कोर्ट में कहा कि ये हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, ये हमारा मामला है। तो जज को मजबूर होकर उनको छोड़ना पड़ा। ऐसा हुआ महाराज जी। ये अपने देखिए, भोपाल का ये किस्सा है। समस्याएं केवल भोपाल की नहीं है, पूरे देश की है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से संस्कार दे, पालन पोषण दे कि वे अपनी मर्यादाओं को समझे। अतिरिक्त उन्मुक्तता देने का एक परिणाम है कोचिंग, को एजुकेशन, और उसमें इस तरह की उन्मुक्तता जो मिल रही है वो सब बहुत गड़बड़ी कर रही है। बच्चे कहते हैं फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है, और उस फ्रेंड के साथ जब फ्रॉड होता है तब आंखें खुलती है। इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आगे श्री पंकज सुपारी भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनूप जैन IRS सपरिवार। ओ महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अभी तो बंधनवारें टंगी हुई हैं और चौक पूरे हुए हैं। हम तो यही भावना भाते हैं कि एक चतुर्मास कभी भी मिले, एक चतुर्मास मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिले, हम गुरुवर के पास भी दरखास्त लेकर जाएंगे, क्योंकि हाईकमान के बिना कुछ होना नहीं है, ये बात सही है। पर आपका मन यदि बन जाएगा
तो हमें पूर्ण विश्वास है, आपका मन यदि बन जाएगा, हमें पूर्ण आशा नहीं विश्वास है कि मध्य प्रदेश की राजधानी एक बार तरबतर हो जाएगी। और गुरुवर दुख तो बहुत हो रहा है। जहां तक आप बंद करके जा रहे हैं, अब समाज की और हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में अंडा नहीं वितरित होने देंगे। मेरी कल इमरती देवी से भी बात हुई, हम लोग करीब महाराज जी कल 20-22 मंत्री साथ में थे विवेक तनखा जी के विवाह में जबलपुर में। कभी लोगों से मेरा केवल एक अंडे का रहता है, जब भी कोई मंत्री मिला और मैंने चर्चा शुरू कर देता हूं तो ये हुआ महाराज जी। तो आपका मैं बहुत, आप ही नहीं पूरे जितने भी जीव हैं सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं महाराज जी। और महाराज जी एक सवाल मेरा जो है, एक शंका समाधान, एक सवाल ये है महाराज जी कि हम समाज में पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं लगभग, और हम जब भी लोगों से सहयोग मांगने जाते हैं तो मंदिर के लिए सबसे पहले सहयोग मिलता है, मूर्ति के लिए सबसे पहले सहयोग मिलता है, विधान और पंचकल्याण के लिए मिलता है। लेकिन महाराज जी जब हम लोगों की सेवा के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, फीस मांगने के लिए जाते हैं, चिकित्सा के लिए जाते हैं, तो उतना सहयोग नहीं मिलता। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा बहुत ही विनम्रता के साथ कि आप देश के जैन संतों को कम से कम इस बात की प्रेरणा देना चाहिए कि जितना आप मंदिर के लिए दान कर रहे हैं, मूर्ति के लिए कर रहे हैं, उसका एक भाग कम से कम सेवा कार्य के लिए लगाएं। यही मेरी विनती है महाराज जी। और देखिए, जैन समाज में ये बात सही है कि मंदिर मूर्तियों के लिए बहुत योगदान होता है, लेकिन सेवा के कार्य में भी जैन समाज पीछे नहीं है। और हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद की अभिव्यक्ति के रूप में जो पूर्णायु है, ये सेवा का श्रेष्ठतम प्रकल्प है। भागवत उसका दूसरा उदाहरण है। और कितने बढ़ चढ़ करके लोग ये कार्य कर रहे हैं। इस तरह के अन्य संस्थान भी हैं। कल इस विषय पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हो गई जब हम मिम्स में थे, इसलिए अब आगे विस्तारित करने की अपेक्षा नहीं है। कल मैं पूर्णायु में था। हाँ। और पूर्णायु की पूरी टीम का ये कहना है कि एकमात्र कार्यक्रम है शंका समाधान। महाराज जी जिस दिन पूर्णायु की बात उस शंका समाधान के मंच से करेंगे, पूरे देश को पता चलेगा कि पूर्णायु क्या है। शायद यहाँ बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता। महाराज जी कल मैं वाकई वहां जब देखा मैंने, मैं पूर्णायु की चर्चा आपने की है तो मैं कह ही दूं, पहले भी इस मंच से इसकी चर्चा आई। पूर्णायु आचार्य गुरुदेव के दिव्य दृष्टि की अभिव्यक्ति है, और जिस तरह का नाम है वैसा ही उसका काम है। पूर्णायु संस्थान में कोई भी व्यक्ति अब अकाल मरण से पीड़ित नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। आचार्य महाराज से जब चर्चा में बात की तो बोले पूर्ण आयु का आशय ही ऐसी है कि अमर तो कोई है नहीं, आयु को पूर्ण करे, स्वस्थता के साथ पूर्ण करे। और आज असाध्य रोगों से ग्रसित लोग वहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ये गुरुदेव का एक बहुत बड़ा वरदान है। हम सबको उसमें अपना तन मन धन का सहयोग देना चाहिए। ओम। आगे श्री अनूप जैन IRS सपरिवार, और उसके बाद तैयार नहीं श्री मुकेश जैन विदिशा। चलिए श्री मुकेश जैन विदिशा, और उसके बाद तैयार नहीं बसंत जैन विदिशा। अध्यक्ष शीतल धाम जो है हमारे, बसंत जी जैन विदिशा और श्री मुकेश जी जैन विदिशा। मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन 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 नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज पूरा विदिशा नगर केवल खुशियों में झूम रहा है। उसमें कुछ शंकाएं नहीं रह गई पूरे विदिशा वालों को, क्योंकि हमारी शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों से सुशोभित विदिशा नगर में गुरुदेव का विहार चल रहा है। लेकिन एक मन उदास भी है। गुरुदेव, आपने एक समय सीमा कह दी। ऐसा लग रहा है जैसे उस बकरी को हम घास तो खिला रहे हैं लेकिन ऊपर तलवार लटकी है। मेरी शंका है गुरुदेव, इन भोपाल वालों से, इनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जब गुरुदेव का विदिशा में आगमन होगा। और आमंत्रित इसलिए करना चाहता हूं गुरुदेव कि आपने अभी बताया कि आप 15 दिन के सोच के आए थे और 45 दिन रुक गए। हम भी विदिशा वाले चाहते हैं कि आपने 3 दिन का कहा है और आप 30 दिन कैसे रुकेंगे, यह बताइए। गुरुदेव, जब विदिशा में परम पूज्य आचार्य गुरुवर विदिशा आए थे तब होली का समय था, और होली के समय पे गुरुदेव ने अपने मुखारविंद से कहा था कि विदिशा एकमात्र ऐसी जगह है जहां होली पे दीपावली मन गई। ये दूसरा अवसर आया है कि फागुन का महीना चल रहा है गुरुदेव, और हम चाहते हैं
इस होली पर हम दीपावली कैसे मनाएं गुरुदेव? आपके मुखारबिन से ये हम सुनना चाहते हैं। अब तो हर रोज दिवाली है, घर घर खुशहाली है। आप लोग गाते हो ना, रोज दिवाली। आपने भावना व्यक्त की है, बात बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये सोचो कि कम से कम गाड़ी आ तो रही है ना? हाँ, जितना समय अधिक से अधिक होगा। ये तो भोपाल वालों का भाग्य था, अब तुम्हारा भाग जग जाए तो वैसा भी हो सकता है। हम लोग कोई संकल्पित नहीं होते। भाव भागन वश जोगी बसाए, जिसका जितना निमित्त हो तदनुरूप कार्य हो जाता है। लेकिन हमेशा एक वाक्य ध्यान में रखो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। समझ गए? ऐसे भोपाल हो, विदिशा हो, ये पूरा मध्य प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र खूब लंबे लंबे प्रवास से लाभान्वित हुआ है, इसलिए शिकायत करने का अधिकार तो आप लोगों को नहीं। अब तो आप लोगों को इस लंबे प्रवास में साथ देने की बात करनी चाहिए कि महाराज आप चल रहे हो, हम भी आपके पीछे पीछे जितना बनेगा उतना जाएंगे, तो मजा है। समझ गए? आप सबको पता है, हम लोगों के सारे कार्यक्रम गुरुदेव के द्वारा निर्धारित होते हैं, और जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत लंबी दूरी है। तो मुझे ये भी पता है कि पहले ही स्टेशन में इतना लंबा प्रवास हो गया, तो कोई ट्रेन लेट हो जाती है ना, तो बाकी के स्टेशनों में वो टाइम कवर करती है। समझ गए? तो हमें थोड़ा कवर करते हुए चलना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है। भावना भाव बस। महाराज श्री, एक निवेदन। आज विदिशा में पंच ऋषिराज विराजमान हैं। उन्होंने कहा विदिशा अब साधुओं का जंक्शन बन गया। गुरुदेव, हमारे मुकेश ने हम सब विदिशा वासियों की भावना तो आपके सामने रख दी है, और हम जानते हैं कि हमारे गुरु सवाल कर लो दादा। इतने कृपालु हैं कि हमें समय मिलेगा। हाँ। सवाल ये है गुरुदेव, हाँ। आज की बहुत बड़ी भारतवर्ष की समस्या हो गई है ये कि 14 करोड़ों भारतीय 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन 16 को बहुत ही पूछ रहे हो। कम युवा पीढ़ी इस सच को जानती है कि इसी दिन अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को लाहौर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बसंत जी, इस विषय में काफी मैं विस्तार से चर्चा कर दी और वो पास्ट डेटेड हो गया। कुछ और पूछते तो मजा आता। चलो आगे, अच्छी बात। अगला, हाँ, दूसरे नाम बोलिए। श्री अविनाश जी जैन विदिशा। हाँ, निवेदन नहीं करना, सीधा सवाल अविनाश करना। जी जैन विदिशा। हाँ। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर नरेंद्र जैन भोपाल। गुरु चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 20 वर्षों से आपसे लगातार जुड़ा हुआ हूं, और गुरुदेव समाचार पत्रों के माध्यम से आपके प्रवचनों की जो श्रृंखला है वह देता आ रहा हूं। उसमें गुरुदेव मुझे पुण्य मिलता है, या फिर जो प्रवचन छपते हैं और फोटो छपते हैं उसके बारे में जब मुझे मुनिश्री ने बताया कि ये अगर कूड़े के ढेर पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको पाप भी लगेगा, तो महाराज श्री इस संदर्भ में मैं काफी व्यथित हुआ कि यदि वह समाचार पत्रों में छपते हैं मेरे माध्यम से और फोटो पहुंच जाते हैं कूड़े के घेर में, तो क्या मुझे दोष लगता है या पाप लगता देखिए, है? ऐसा नहीं है। समाचार पत्रों में जब कभी भी कोई धार्मिक प्रतीक हो तो उसे संभाल के रखना चाहिए, पर यदि कदाचित ऐसा हो जाए तो उसमें प्रकाशक को कोई दोष नहीं लगता। आप सबका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा, जब भगवान गोमटेश के सहस्राब्दी महोत्सव की बात आई, पत्र पत्रिकाओं में उनकी तस्वीरें छपी। उससे पूर्व 25वां निर्वाण महोत्सव में जब पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में ये प्रकाशित होने को हुआ, तो एक बीच में बात आई कि इसका तो अनादर होगा।
सभी साधु संतों और समाज के प्रबुद्ध जनों के मध्य ये बात आई कि इससे अभिनय होगा और नहीं होना चाहिए। तब एक ही बात कही गई कि जो अनादर कर रहा है वो चित्र मान करके करेगा तो पाप का भागीदार है, कागज मान करके कर रहा है तो अनादर किसका, अपितु ये तो दिगंबरत्व के प्रचार प्रसार का आधार है, इसमें कोई पाप नहीं है, इसलिए इस बात का कोई विकल्प नहीं करना। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर नरेंद्र जैन भोपाल वासी, हृदय मोहन जी विदिशा। बोलो बोलो नरेंद्र जल्दी से। महाराज श्री ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं बोलना कि सबके आंखों में आंसू आ जाए। बस 2 पंक्तियां मैं पूरे भोपाल की तरफ से बोलता हूँ। वंदना जी, मनिया जी, सभी की तरफ से। विंध्यासागर की चुलबुल देखो छोड़ चलिए गुल, विंध्यासागर की चुलबुल देखो छोड़ चलिए गुल। सूनी हो गई मोरी बगिया, सुनो हो गो दिल, विद्यासागर की चुलबुल देखो छोड़ चलिए गुल, विंध्यासागर की चुलबुल देखो छोड़ चलिए गुल। बड़ा कहर है उसी शहर में जिससे आप चले आए गए, बड़ा शहर है बड़ा कहर है उसी शहर में जिससे आप चले आए गए। गई रोशनी ऐसे लगता जैसे आप चले आए, गई रोशनी ऐसे लगता जैसे आप चले आए। हम तो सोच रहे थे गुरुवर होली हम खेलेंगे, ये हम तो खोल रहे थे गुरुवर होली हम खेलेंगे। चतुर्मास के सभी रंग को देखो हम खेलेंगे, ये तो छोड़ चले ये टोली देखो। मैं पूरे भोपाल की तरफ से महाराज जी के चरणों में निवेदित करता हूँ कि अगवानी से लेकर विदाई तक आप चूंकि कल जाने वाले थे, कल मैसेज आ गया था और महाराज जी ने टिक से आज ही बिहार कर दिया। ये बहुत बड़ी टिक है कि कल यदि ये घोषणा होती कि महाराज जी की आज विदाई है तो वाकई में बहुत सारे लोग रोते। आज बहुत कम लोग ये समझ रहे हैं कि महावीर मेडिकल में, अभी बहुत कम लोग समझ रहे हैं कि महासंघ का समाधान है। पर महाराज जी आप एकमात्र ऐसे भगवान है जिन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम संघ का समाधान, जो दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है, सबसे बड़ा सामूहिक स्वाध्याय है, उससे आपने ऐसे जोड़ा है कि हम पूरे 1 करोड़ जैन अब एक सूत्र में आपके कारण बन गए हैं। इस बात की हमें बहुत गर्व है। और बस मैं महाराज जी बाकी आगे बोलता रहूंगा। हाँ चलो आगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विदिशा के हृदय श्री हृदय संजी हीरा जी मोहन जी को। हृदय मोहन जी, हाँ हाँ। और स्वाचार्य जी श्री महेंद्र कुमार जैन, अशिक्षण यंत्री मनरेगा मध्य प्रदेश। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मैं अपनी ओर से और विदिशा के जैन समाज की ओर से त्रैवार नमोस्तु अर्पित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। अरहर सागर जी महाराज के चरणों में मैं नमोस्तु अर्पित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपका बिहार विदिशा की तरफ हुआ है, ये जानकर विदिशा में हर्ष की लहर दौड़ गई है। चाहे पुरुष हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चे हो, सब लोग बहुत उत्सुकता के साथ आपका इंतजार विदिशा में कर रहे हैं। गुरुदेव, विदिशा में समोसरण मंदिर की नींव आपने रखी थी, आपने डाली थी। उदयगिरी पर बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपका चातुर्मास हुआ था और आपने उस समय समोसरण मंदिर की बात वहां पे कही थी। अब आचार्य श्री के आशीर्वाद से वो समोसरण मंदिर अत्यंत प्रगति की ओर है और आप कह रहे हैं कि वो उस स्टेशन पर गाड़ी कब रुकेगी, ये समझ में नहीं आ रहा।
एकमात्र स्थान विदिशा है जहां भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। पूरे मध्य भारत में एकमात्र स्थान है जिसमें 4 कल्याणक हुए हैं और कहीं नहीं हुए, न सागर में हुए, न कटनी में हुए, न सतना में हुए, न जबलपुर में हुए, न कहीं नहीं हुए। और ऐसी भूमि पर पहुंचकर, 4 कल्याणक की भूमि पर पहुंचकर आप 3 दिन कहते हो। मेरा विदिशा की पूरी समाज और पूरी जनता की ओर से, अजैन समाज की ओर से भी, जैनेतर समाज की ओर से भी बारंबार नमोस्तु करते हुए आपसे निवेदन है कि आप विदिशा को जंक्शन मानकर जरा स्टॉपेज बनाने की कृपा करें। अरे पहले पहुंच तो जाने दो। अभी हमने तो कुछ कहा नहीं, तुम ही लोग कर रहे हो। समझ गया? एक कहानी सुनाओ। एक लड़का लड़की से प्रेम करता था। अब लड़की से प्रेम करता था, थोड़ा थोड़ा प्रेम लड़की को भी था। अब वो बार बार लड़की से कहे कि तुम मुझे प्रेम करती हो, तुम मुझसे शादी करोगी, तुम मुझसे शादी करोगी, तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मुझसे शादी करोगी, तुम मुझसे शादी करोगी। अब जब चाहे वो पूछे तुम मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी। जब मिले मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करती हो, शादी करोगी, शादी करोगी। तो उसने कहा ना मैं प्रेम करूंगी ना शादी करूंगी। समझ गए? इसलिए ज्यादा बार बार मत करो, प्रेम करो, अपना काम करो। चलो आगे। हाँ बंधु, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। कल मैंने इस बात को कहा था, परम पूज्य गुरुदेव ने मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए हमेशा समाज को जागृत किया है। और ये बात सही है कि जब मातृभाषा, हमारी मातृभाषा हमारे पाठ्यक्रम का आधार बनेगी तभी देश की समुन्नति होगी। और हमारी मातृभाषा के नाम से एक पुस्तक अभी प्रकाशित हो रही है। ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो हमारी मातृभाषा को के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित कर रही है। इसमें आचार्य श्री एक तरफ है, अंत में भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है और देश के अनेक प्रमुख जनों का, जो भाषाविद, शिक्षाविद और अपने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनका वक्तव्य है। और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। ये कृति हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और लोगों को पढ़ाना चाहिए। शासन और प्रशासन से जुड़े लोगों को भी पढ़ाना चाहिए। देश का विकास तभी होगा जब हम शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा को बनाएंगे। गुरुदेव का ये वाक्य बहुत ही प्रेरक है। वे कहते हैं, राख की नींव पर निर्माण फिर भी संभव है। राख की नींव पर निर्माण फिर भी संभव है, किंतु किसी विदेशी भाषा की नींव पर राष्ट्र निर्माण असंभव है। दुनिया के केवल 8% लोग ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। बाकी लोग गैर अंग्रेजी भाषी हैं और दुनिया के सारे गैर अंग्रेजी मुल्कों में वहाँ की मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। चीन में चाइनीज भाषा का, फ्रांस में फ्रेंच भाषा का, जापान में जापानी भाषा का और अन्य अन्य छोटे छोटे देशों में ही वही भाषा। पर कुछ ब्रिटिश उपनिवेश बने हुए कुछ राज्यों में जो स्वतंत्रता के बाद भी आज गुलाम मानसिकता बनाए हुए हैं, वहाँ अंग्रेजी का चलन है, मातृभाषा का चलन नहीं है। हमारा भाषा से विरोध नहीं, अंग्रेजी से विरोध नहीं, अंग्रेजियत से विरोध है। तो ये मातृभाषा को आगे बढ़ाने में हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। जैन विद्यापीठ ने इसे प्रकाशित की है और ये आपको धर्मोदय विद्यापीठ और विकास ऑफसेट से इसकी उपलब्धता है। प्रकाशन से पूर्व ही आप लोग अपनी अपनी प्रति को सुरक्षित कराएं और ये पुस्तक हर व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। एक एक व्यक्ति अपनी ओर से 100 पुस्तकें मंगाकर इसे जन जन को बांटे, ताकि इस महायज्ञ में आप अपनी बड़ी आहुति दे सकें। श्री महेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष श्री मनरेगा मध्य प्रदेश विभाग, उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीश श्री एन.की. जैन साहब, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मेरा और मेरे परिवार का, कर्रापुर परिवार का मन वचन काया से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, आपके इस भोपाल प्रवास के दौरान ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है कि जिससे एक गौशाला का जो इशू था कि गौशाला विस्तार के लिए सरकार की तरफ से निर्देश नहीं थे, वो कल जारी हो गए हैं। तो अब ये जो गौशालाएं जो अपना विस्तार करना चाहती है, तो उनको जो नई गौशालाएं जो सरकार बना रही थी, वो ही सुविधाएं उनको भी मिल सकेंगी। महाराज जी, इसमें मेरा एक व्यथा थी मेरी कि गौ पालन का जो घर घर में होना चाहिए। आपने एक बार कहा भी था पहले कि हर घर में गाय होगी तो सारी आदि व्याधि दूर होंगी, और गौ पालन के लिए लोगों में अभी उत्साह वो नहीं जाकर हो पाया है। उसका मैंने एक कारण जो मैंने निकाला है कि इसकी शिक्षा, इसकी जानकारी पहली क्लास से 10वीं क्लास तक में कोई जानकारी इसमें नहीं पढ़ाई जाती है। मैंने जो पढ़ा था वही आज भी लोग पढ़ते हैं। उसके बारे में पहली क्लास से 10वीं क्लास तक इस सिलेबस में ही शामिल हो, और ऐसे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में नंबर मिलते थे लोगों को, ऐसे प्रैक्टिकल उस पर हो के गाय लगाना कौन जानता है, गाय का चराना कौन जानता है, उसको भी नंबर मिले, तब जाके ये आज की जनरेशन में जो है उसके प्रति भाव जागृत हो। जिस दिन ये नीति लागू होगी उस दिन हर गांव में गोकुल और वृंदावन की झलक हो जाएगी और हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है और मध्य प्रदेश शासन ने गौशालाओं के विस्तार के लिए जो निर्णय लिया है, हमें उसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। शासन के लोगों से निरंतर हमारी बातचीत चल रही थी, खासकर इसके सचिव मनोज श्रीवास्तव से 2-3 बार मैंने व्यक्तिगत स्तर पर ये बात की। उन्होंने इतनी जल्दी से लागू करा दिया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। श्रीवास्तव साहब को मेरी ओर से आशीर्वाद, और इस कार्य के लिए पूरे मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद आप सबको देना चाहिए, जो एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा की। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री एन.के. जैन साहब और उनके साथ सरबजीत सिंह जो लोकायुक्त अधिकारी हैं, उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं। सम्मान के साथ आ जाइए। नमोस्तु महाराज, मेरा तो आज कोई शंका समाधान के हिसाब से सवाल का लिए नहीं था। मैं कल जबलपुर गया था और अभी जबलपुर से भोपाल लौट रहा था, तो मिसेज का टेलीफोन आया, विधि सर यहाँ के बीच में शंका समाधान देख रही होंगी वो, कि महाराज यहाँ पहुँच चुके हैं और रास्ते में ही हैं, आप दर्शन करके आए। तो मैंने तुरंत टेलीफोन यहाँ के टीआई साहब को करवा करके मैंने कहा भाई किस जगह है, ले चलना। तो आपके दर्शनों के लिए ही आया हूँ। शंका समाधान तो मैं देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ। हमारे मेंबर साहब जो सरबजीत सिंह जी हैं, आपसे परिचित है। बड़वानी में, रतलाम में आपके जाके हमने वहाँ भी दर्शन किए, भोपाल के अलावा। तो मैं नमोस्तु करने के लिए आज तो आया हूँ। नमोस्तु महाराज। चलो अगला सरबजीत आप बोलेंगे। हाँ, सरबजीत पूछेंगे। महोदय, मैं जस्ट आपसे मिलने आया था, आपसे नमस्कार करने आया था, पर मैं क्योंकि जिस विषय पे बात चल रही है, मैं एक शिक्षा से संबंधित मुद्दे पे महोदय कहना चाहता हूँ। एक तो शिक्षा होती है जो हम स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं, का खा गा ABC, जिसमें रटाफिकेशन भी बहुत होती है। एक शिक्षा होती है व्यवहारिक, जिसमें हम भावक और समाज से लेते हैं। वो शिक्षा कैसे और हम योग्य बना सकते हैं, जिसमें कि सभी बच्चे और बड़े जो हम दिन प्रतिदिन लोगों से सीखते हैं, जिससे हम और अच्छा बढ़े और एक अच्छा इंसान बने। महोदय, उसमें कुछ बहुत अच्छी बात है। किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान हम कैसे सीखें? व्यवहारिक ज्ञान हम तभी सीख पाएंगे जब हम अपनी पारंपरिक बातों को पूरी तरह आत्मसात करके चलें। पहले घर घर में संयुक्त परिवार था, लोग होते थे, आपस में मिलते जुलते थे, बातचीत होती थी। गांव में चौपाल होते थे, वहाँ लोग बैठते थे, बातचीत होती थी। अब ये सब चीज़ें चली गई, कल्चर क्लब का आ गया, और क्लब कल्चर में पूरी की पूरी पश्चिमी संस्कृति हावी हो गई। उसने हमारे सोच को बुरी तरह प्रभावित किया, उससे हमारा पूरा का पूरा तंत्र बिगड़ा। आज की जो शिक्षा है, उस शिक्षा की नीति में भी बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बाधक बनती है। तो हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करके अपनी पुरातन सांस्कृतिक निष्ठा को फिर से जागृत करना होगा, तभी हम इन बातों को लौटा पाए। ठीक, हाँ विमल जी। श्री मुकेश चंदन नगर, श्री मुकेश चंदन नगर।
सिर्फ 2 मिनट समय शेष है। श्री मुकेश जी, चंदन नगर। मुनिषी के चरणों में तेवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम लोग समाज में कोई अगर आयोजन होता है, इसकी पूरी भोजन व्यवस्था को संचालित करते हैं। इस दौरान हमसे कई त्रुटियां होती हैं और हम कई लोगों से झूठ भी बोलते हैं कि महाराज श्री से हमें आदेश होता है कि आप अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना फेंकें, लेकिन कई लोगों की हमारी भावनाओं को ना देखते हुए भी भोजन को बुरी तरह व्यर्थ करते हैं। और इस दौरान हमसे जो आयोजन में कार्यक्रम चलते हैं उनको भी हम ना देख पाते हैं, ना उनमें सहयोग कर पाते हैं। तो इस आयोजन के दौरान हमको पाप लगता है, पुण्य लगता है। देखिए, भोजन कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भोजन व्यवस्था जो भी संभालते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये आपका विवेक होना चाहिए, कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जो जूठा छोड़ेंगे वो ऐसा पाप कमाएंगे कि कल जूठा खाने को मजबूर हो जाए, इसलिए ऐसा काम कभी ना करें। अपने विवेक का परिचय सबको देना चाहिए। हाँ, श्री अरविंद सुपारी और भी हथियार देंगे श्री राजेश पारस। अरविंद सुपारी दोनों एक साथ हो जाओ। हाँ, और श्री राजेश पारस। हाँ, महाराज श्री भोपाल की कृतज्ञता हमारे सवाल सभी साथियों ने व्यक्त की है। हाँ। अब सवाल तो इतने पूरे कर दिए महाराज श्री आपने कि पूरा भोपाल ऋणी है। बस जो अभी हमारे साथियों ने आपसे निवेदन किया है कि जो प्यास हमारी बढ़ी है पूरे भोपाल, क्योंकि राजधानी में जो प्रवास होगा उसका पूरा लाभ पूरे मध्य अभी प्रदेश को तक मिलेगा। राजधानी में प्रवास था, अब राजधानी वाले प्रवास पर चले और कमर कस ले और ये काम करे कि इतिहास की रचना करे। प्रदेश चलिए, को लाभ मिल रहा था बिल्कुल इसमें, बिल्कुल और आगे भी मिलेगा। और यहीं यही आपको पर भावना है। विराम बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिवर से प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।